गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी अगली सीरीज़ में सेकंड वीडियो में, इससे पहले वीडियो में हमने रेफ्ट स्टार्ट किया था, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था हमने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने स्टडी किया था, उसके कुछ एक एप्लीकेशंस हमने पढ़े थे। इस वीडियो की सीरीज़ में आगे की ओर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमें आज डिस्कस करने हैं वो जनरली रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस पढ़ेंगे हम, एजम्पशन एंड साइन कन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव सरफेस पढ़ेंगे, लेंस मेकर फार्मूला पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होते हैं पढ़ेंगे, थिन लेंस इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे और लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में थोड़ा सा हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आज ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो देखिए, A spherical reflecting surface is a part of sphere of reflecting material. मान लीजिए कि हमारे पास ये एक स्फेयर है। इस स्फेयर के किसी एक पार्ट का यूज़ हम कर सकते हैं, किसी एक पार्ट का यूज़, इस पार्ट का यूज़ हम कर लेते हैं। तो ये जो सरफेस है इसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। इसका दोनों तरफ से यूज़ किया जा सकता है। इस तरफ से आप इसको रिफ्लेक्टिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं, इस तरफ से आप इसको रिफ्लेक्टिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से जैसे हम यूज़ करते हैं उसी तरीके से इन सरफेस का जो है वो हम जो है वो नेम हम इसमें बात करते हैं। ओके, दो तरीके की होती है ये, कॉन्वेक्स और कनकेव। तो जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो क्या होती है, जिसमें जब हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की बात करते हैं तो जो रेयर मीडियम होगा उसकी तरफ से वो कॉन्वेक्स होगी और उसे हम कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे, और जो रेयर मीडियम की ओर से कनकेव होगी उसको हम कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे। तो spherical reflecting surface is a part of a sphere of reflecting material। दो तरीके की होती है। फर्स्ट जो है वो है ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज़ कॉन्वेक्स टूवर्ड्स द रेयर मीडियम इज कॉल्ड कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज़ कनकेव टूवर्ड्स द रेयर मीडियम इज कॉल्ड कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दो तरीके की होती है, जो रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। तो जो रेयर मीडियम की ओर से कन्वेक्स होती है दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स, और जो रेयर मीडियम की ओर से कनकेव होती है दैट इज कॉल्ड कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कुछ एक पॉइंट्स के बारे में और हम यहाँ बात करते हैं। तो ये जो सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है सेंटर उस स्फेयर का जिस स्फेयर से इस स्फेरिकल सरफेस को कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो इस जो सी पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। पी पॉइंट है जो इस स्फेरिकल सरफेस के बिल्कुल मिड में है दैट इज कॉल्ड पोल, उसको बोलते हैं पोल। पी और सी यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको कैपिटल आर से लिखते हैं, इट इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो ए पी सी बी है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। एक चीज़ और थोड़ी सी हम बात करते हैं कि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इन दो पॉइंट के बीच में ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड लीनियर अपर्चर, इसको बोलते हैं लीनियर अपर्चर। अगर मैं इन दो पॉइंट को सी से मिला देता हूँ तो ये जो एंगल बनता है इस एंगल को बोलते हैं एंगुलर अपर्चर। तो ये कुछ एक बातें हमने जो है वो ध्यान रखनी है लीनियर अपर्चर और एंगुलर अपर्चर की। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, वो चीज़ें हमने लिखी थी यहाँ। कुछ एजम्पशंस हमने यहाँ पे लेके चलना है जब हमें इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल सरफेस से जब हमने करना है रिफ्लेक्शन का स्टडी। तो फर्स्ट एजम्पशन जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जिस ऑब्जेक्ट की हम बात करेंगे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, और वहीं से हमें इमेज कंस्ट्रक्शन इसमें करनी है। द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रेज मेक स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज जो होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ स्मॉल एंगल कंस्ट्रक्ट करती है। अपर्चर इज़ स्मॉल, ठीक है। तो अपर्चर की बात हम कर रहे हैं, अपर्चर जो होता है वो स्मॉल होता है। तो ये एजम्पशन हमने क्यों ली है, ये एजम्पशन हमने इसलिए है कि एक होता है स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन जो होता है उसमें होता क्या है कि अगर अपर्चर बढ़ा लेते हैं और ये जो
इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज जो होती है ये प्रिंसिपल एक्सिस से ज़्यादा बड़े एंगल के ऊपर इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट होती है, तो जो इमेज बनती है वो इमेज शार्प इमेज ना बन के ब्लर्ड इमेज बनती है। इसलिए इस एब्रेशन को दूर करने के लिए ये जंक्शन हमने जो है वो यहाँ पर ली है, कंसिडर की है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन अब पहले पढ़ चुके हैं, वही है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। द इंसिडेंट रे इज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम pole to the reflecting surface. The distance measured along the direction of the incident ray are taken positive and against the incident ray are taken negative. The vertical distance measured from principal axis in the upward direction are taken positive and in downward direction are taken negative. तो ये कुछ एक साइन कन्वेंशन था, इसको थोड़ा सा अपने देखते हैं। ओके, मान लीजिए कि आपकी ये स्फेरिकल सरफेस है, ये आपका पी पॉइंट और मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया है। तो देखिए इस पी पॉइंट से रेज हमेशा लेफ़्ट टू राइट आएगी, रेज की डायरेक्शन यानी ये वाली डायरेक्शन, राइट साइड वाली डायरेक्शन। यहाँ हम पी पॉइंट से जाएंगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस लेंगे, लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव डिस्टेंस लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। तो ये इसमें जो है वो कार्टेशियन साइन सिस्टम में ये बताया गया हमें। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे तो इस चीज़ को हमने ध्यान में रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस। हमारी जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स सरफेस है, उसमें किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है, रिफ्रैक्शन किस तरीके से अक्कर होता है। और इसमें हम फर्स्ट केस कंसिडर कर रहे हैं कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर हमारी जो रे है वो इंसिडेंट हो रही है, रेयर से डेंसर मीडियम में, तब क्या होता है। तो इसमें सब केस हम स्टडी कर रहे हैं जब रियल इमेज ड्रॉ करते हैं, हम रियल इमेज बनती है। तो हमने वही कॉन्वेक्स सरफेस ली है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, पोल P और सेंटर ऑफ कर्वेचर C हमने कंसिडर किया है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया है। O फॉर ऑब्जेक्ट, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारे प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं लाई कर रहा है, इससे हम इमेज ड्रॉ करते हैं। तो जहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके मिला है उसको हम आई लिखते हैं इमेज। तो ये जो O है उसकी इमेज कहाँ बन रही है, आई पर बन रही है। नॉर्मल ड्रॉ किया है हमने NAC, ओके। इंसिडेंस एंगल आई नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे बनाती है। फिर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AM, फिर R हमने ड्रॉ किया है जो नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे बनाती है। NAC नॉर्मल है और रिफ्रैक्टेड रे जो है वो AI है, वो R एंगल कंस्ट्रक्ट कर रही है। एक एंगल हमने एज्यूम किया है AOP अल्फ़ा, उसी तरीके से AIC बीटा और उसी तरीके से ACM गामा, ये एंगल हमने जो है एज्यूम किए हैं। ये जो एंगल यहाँ पे बन रही है, P और C के बीच की डिस्टेंस कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। तो ये देखिए O और P के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको स्मॉल u से लिखते हैं। और P और I के बीच की डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, इसको स्मॉल v से हम लिखते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं I इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा। तो ये जितने भी हम यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे, कॉन्वेक्स सरफेस की बात कर लें, कॉनकेव सरफेस की बात कर लें, रियल इमेज की बात कर लें, वर्चुअल इमेज की बात कर लें, सभी में हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। और वो प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करनी है हमने, वो प्रॉपर्टी हमने यूज़ करनी है कि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल उसके इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो हमें यूज़ करनी है कि स्मॉल एंगल्स के लिए tan अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा के इक्वल होती है, साइन थीटा की वैल्यू थीटा की इक्वल होती है। ये दो जो एजम्पशन है, ये दो बेसिक प्रिंसिपल है फंडामेंटल, वो हमने यहाँ पर यूज़ करना है। तो पहला जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो हमने यूज़ किया है। क्या यूज़ किया हमने यूज़ किया है कि अल्फ़ा एंगल ये है, ये ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, कौन से की AOC ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो अल्फ़ा एक्सटीरियर एंगल है, वो इंटीरियर एंगल आई एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल अल्फ़ा और गामा के सम के इक्वल होगा। मैंने यहाँ पर इसको लिखा है। आगे फिर बढ़ते हैं हम। अब मैं गामा की बात कर रहा हूँ तो गामा AIC की बात कर रहा हूँ, तो गामा जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल R और बीटा के इक्वल होगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं, R इक्वल टू गामा माइनस बीटा। ये हमने इसलिए लिखा है कि जब हम स्नेल लॉ यूज़ करते हैं तो हमें साइन I और साइन R की ज़रूरत पड़ती है। आगे फिर हम बढ़ते हैं, हम लिखते हैं tan अल्फ़ा इक्वल टू MA अपॉन MO। तो अल्फ़ा हमारा ये है, इस
ट्राइंगल की हम बात करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है ये AMO, इसमें tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस AM या MA अपॉन MO। ओके, सिंस अल्फा इज़ वेरी स्मॉल देन आई कैन राइट अल्फा इक्वल टू MA अपॉन MO, क्योंकि जब अल्फा स्मॉल होता है तो tan अल्फा जो है वो किसके इक्वल होता है, अल्फा के इक्वल होता है। इसी तरीके से tan बीटा इक्वल टू MA अपॉन MI, अगेन बीटा इक्वल टू MA अपॉन MI। ये मैंने बात की है MA अपॉन MI इस AMI ट्राइंगल से। आगे बात करता हूँ गामा की, तो गामा में मैं AMC ट्राइंगल को यूज़ करता हूँ, तो परपेंडिकुलर AM अपॉन बेस MC, तो MA अपॉन MC, इसको भी मैं लिख सकता हूँ गामा इक्वल टू MA अपॉन MC। स्नेल का लॉ यूज़ करते हैं, स्नेल का लॉ कहता है साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू μ1 2, दैट इज़ μ2 अपॉन μ1, ये स्नेल लॉ कहता है। अब हम बात कर रहे हैं कि I और R भी स्मॉल है, साइन I इक्वल टू I और साइन R इक्वल टू I हम लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम लिखते हैं I अपॉन R इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, और इसको रीअरेंज किया जा सकता है μ1 I1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया μ1 I1 μ2 R, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ये μ1 I1 इक्वल टू μ2 R। अब इस इक्वेशन में ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ है वो हमने क्या करनी है, इसमें उठा के पुट करनी है। तो μ1 को हम μ1 रखेंगे, I की जगह हम लिखेंगे अल्फा प्लस गामा इक्वल टू μ2, R की जगह लिखेंगे गामा माइनस बीटा। अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे रखी हुई है, ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे इजीली पुट कर सकते हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट देखने वाली बात हमारे पास ये है कि हमने बात की है कि ये जो अपेर्चर है ये वेरी स्मॉल है। जब ये अपेर्चर वेरी स्मॉल है तो ये जो डिस्टेंस होगी P और M के बीच की डिस्टेंस है, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। सो जब मैं बात करूँगा OM की, तो इसका मतलब OM एंड OP अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। उसी तरीके से मैं बात करूँगा MI की, इसका मतलब MI और PI अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, क्योंकि ये बहुत स्मॉल है PM, अपेर्चर छोटा है तो PM क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा। या हम ये कह सकते हैं P और M जो है वो एक ही पॉइंट हो जाएगा एक तरीके से। तो ये सारी वैल्यूज़ जब हम उठा के यहाँ पे रखेंगे, सारी की सारी वैल्यूज़, तो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है, वो आने वाला है μ1 अपॉन PO प्लस μ2 अपॉन PI इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन PC। ओके, तो ये रिज़ल्ट अपने पास जो है वो यहाँ पे आने वाला है। कौन सा रिज़ल्ट, ये वाला रिज़ल्ट μ1 अपॉन PO प्लस μ2 अपॉन PI इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन PC। ये रिजल्ट हमारे पास तब आया है जब हमने एज्यूम किया है कि P और M जो है वो एक ही पॉइंट है, और ये एक ही पॉइंट हमने इसलिए एज्यूम किया है कि अपेर्चर बहुत छोटा है तो P और M के बीच की डिस्टेंस वेरी स्मॉल हो जाएगी, तो इसको हम एक ही पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, साइन कन्वेंशन हम यूज़ करते हैं, पोल से लेफ्ट साइड में जाते हैं माइनस, राइट साइड में जाते हैं प्लस, तो राइट लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो क्या आ रहा है U, तो U क्या हो जाएगा माइनस, V क्या हो जाएगा प्लस। तो जब मैं पोल से लेफ्ट साइड में गया यानी PO, तो PO मेरा हो गया माइनस U और PI मेरा हो गया प्लस V। उसी तरीके से PC, तो PC के लिए भी मैं राइट साइड में जा रहा हूँ तो PC मेरा हो गया प्लस R। तो सारी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पुट करता हूँ, तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो आता है μ1 अपॉन माइनस U प्लस μ2 अपॉन V इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। ये मैंने स्टडी किया है रिफ्लेक्शन एट कन्वेक्स सरफेस। कब स्टडी किया है, जब रे जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर आ रही है और रियल इमेज जो है वो कंस्ट्रक्ट की जा रही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जब कॉन्वेक्स सरफेस में रेयर से डेंसर मीडियम में आती है बट वर्चुअल इमेज बनती है, जब वर्चुअल इमेज बनती है उस केस में भी यही फार्मूला हमने अप्लाई करना है। बिल्कुल उसी तरीके से वही सीन बनता है, अल्फा बीटा गामा हम तीन एंगल लेते हैं और वही उसी तरीके से इन एंगल ट्राइंगल्स को लेके वो सारी की सारी कैलकुलेशन करते हैं, तो फाइनल रिजल्ट अपने पास यही यहाँ पर अकर होने वाला है। फिर हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन एट कॉन्केव सरफेस। जब कॉन्केव सरफेस की बात करते हैं, रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हैं, वर्चुअल इमेज बनती है, तब भी यही फार्मूला एप्लीकेबल होता है, μ1 अपॉन माइनस U1 प्लस μ2 अपॉन V इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। ओके, बट सेकंड केस हम कर रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, डेंसर से रेयर मीडियम की ओर जाएंगे। तो जब हम कॉन्वेक्स सरफेस की बात कर रहे हैं, अभी हमें जाना है डेंसर से रेयर मीडियम में और रियल इमेज कंस्ट्रक्ट करनी है। पहले वाले केसेस में हम क्या कर रहे थे, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहे थे, अब हम जा रहे हैं डेंसर से रेयर मीडियम में। तो देखते हैं, तो ये मैंने डेंसर मीडियम लिया,
जिसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2, ये रेयर मीडियम जिसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1। फिर मैं वही करता हूँ, फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज होता है, अप्लाई मैंने वही करना है, क्या, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ओके, जब मैं उसको यूज़ करता हूँ तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज क्या होता है, थोड़ा सा चेंज ये होता है कि वहाँ हम क्या कर रहे थे, μ1 से μ2 में जा रहे थे, तो फॉर्मूला था μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ2 अपॉन वी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। यहाँ हम μ2 से μ1 में जा रहे हैं, तो फॉर्मूला मेरा हो जाएगा μ2 अपॉन माइनस यू प्लस μ1 अपॉन वी इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन आर। बस इस थोड़े से इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना, बाकी वही चीज़ें वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ करनी है। बात करते हैं कन्वेक्स सरफेस की, जब वर्चुअल इमेज बनती है तब भी हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना है। कॉनकेव सरफेस की जब वर्चुअल इमेज बनती है तब भी हमें सेम फार्मूला, यही फार्मूला यहाँ पर यूज़ करना है। तो सभी जगह यही फार्मूला यूज़ होगा। तो जब हम रेयर से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो फार्मूला यूज़ होगा μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ2 अपॉन वी इक्वल टू μ2 माइनस μ1। और जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएंगे तो फार्मूला होगा μ2 अपॉन माइनस u1 प्लस μ1 अपॉन वी इक्वल टू μ1 माइनस μ1 अपॉन आर। यानी μ1 और μ2 जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं, बाकी फार्मूला वैसे का वैसे यहाँ पर रहता है। कुछ एक जो हमने डिस्कस किया है इसमें बात करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम इज सेम फॉर वेदर इट इज़ रियल और वर्चुअल इमेज और कॉन्वेक्स और कनकेव सरफेस। कोई भी सरफेस ले लीजिए, वर्चुअल इमेज बना लीजिए, रियल इमेज बना लीजिए। जब हम रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट हमारा रेयर मीडियम होता है, इमेज डेंसर मीडियम में बढ़ती है, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, μ1 अपॉन माइनस यू। फॉर्मूला हमारा होता है, क्या होता है, μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ2 अपॉन वी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। ये फॉर्मूला हमारा होता है जब हम कहाँ जाते हैं, रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हैं। अगर ऐसा नहीं हो कि ऐसा हो कि हम, ये था हमारा रेयर से डेंसर में, जब डेंसर से रेयर में जाएंगे तो जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, μ2 अपॉन माइनस μ1 प्लस μ1 अपॉन वी इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन आर हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए होता क्या है कि वो तो हमने जब न्यूमेरिकल्स जब करेंगे तो u, v और r जो भी है इनकी जो हमने वैल्यू पुट करनी है वो प्रॉपर साइन के साथ पुट करनी है। कहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, कहाँ उसकी इमेज बन रही है, साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए इसको हमने पुट करना है। और ये जो दोनों हमने एक्सप्रेशन किए हैं कौन कौन से, जब हम रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं या डेंसर से रेयर मीडियम, यानी ऑब्जेक्ट हमारा रेयर मीडियम में, इमेज डेंसर मीडियम में बन रही है, या ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में, इमेज रेयर मीडियम में बन रही है, तो μ1 और μ2 इंटरचेंज होते हैं, बाकी फार्मूला जो हमारे हैं वही रहते हैं। अच्छा, आगे की ओर बढ़ते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूले की हम बात करते हैं। तो हम जो ये पीछे पढ़ के आए हैं रिफ्लेक्शन थ्रू कनकेव एंड कन्वेक्स सरफेस के, ये जो दो फॉर्मूले, इन्हीं फॉर्मूलेस को यूज़ करते हुए हमें यहाँ पर लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो मैं यहाँ पे एक बाई कॉन्वेक्स लेंस ले रहा हूँ। इस कॉन्वेक्स लेंस में देखिए क्या हो रहा है, ये रेयर मीडियम है, इधर फिर रेयर मीडियम है, यहाँ पर डेंसर मीडियम है। यानी यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, वो ऑब्जेक्ट इस सरफेस के लिए, इधर वाली सरफेस के लिए, ये कौन सी है, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सरफेस, इस सरफेस के लिए वो क्या करेगा, रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा, और ये स्फेरिकल सरफेस है तो इसकी इमेज इसके अंदर कहीं बनेगी। वो जो इमेज है वो इधर वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और वो जो है इमेज, जो ऑब्जेक्ट है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। तो हमें पहले फार्मूला यूज़ करना है, जब रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तब, यानी μ1 से μ2 में जा रही है। दोबारा फार्मूला यूज़ करना है जब वो μ2 से μ1 में जा रही है, और इन दोनों फार्मूलों को कंबाइन कर देना है। तो हमारे पास जो है वो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो लेंस मेकर फार्मूला ही होने वाला है। तो देखते हैं, वही μ1 प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ किए दोनों सरफेसेस के लिए, P1 P2 दो पोल ड्रॉ किए। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट था O, इसकी इमेज बनी I1। ये जो इमेज बन रही है, ये इमेज हम इस तरीके से मान सकते हैं कि ये इमेज इसके अंदर कहीं बन रही है, अंदर यहाँ पे बन रही है इमेज I1। जब मेरी सरफेस जो है वो LPN1 है, उसकी इमेज I1 कहाँ बन रही है, इस लेंस के अंदर बन रही है। ठीक है, दो नॉर्मल हमने ड्रॉ किए, LP1, दो नॉर्मल हमने ड्रॉ किए, LP1 इस सरफेस के लिए नॉर्मल ड्रॉ किया, NC1, और इस सरफेस के लिए नॉर्मल ड्रॉ किया, N2C2। आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। फिर ये एंगल I1, ओके, रिफ्रैक्शन 8 LP1N1, इस सरफेस पर जब
रिफ्रैक्शन होता है तब क्या होता है वो हमने देखना है, फॉर्मूला यूज़ करना है। सिंपल सा फॉर्मूला क्या था, म्यू वन अपॉन सी ओ, म्यू वन अपॉन सी ओ प्लस म्यू टू अपॉन सी आई वन इक्वल टू सी सी वन, सी वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन कैपिटल आर की हमने बात की थी। कैपिटल आर था हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वो फॉर्मूला हमने यूज़ किया यहाँ पर जब इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है जी, दोबारा फिर हमने इमेज कंस्ट्रक्ट की कि ये जो आई वन है ये इस वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। जब इस वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो हम क्या कर रहे हैं, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जा रहे हैं, तो हमें दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना होगा इस सरफेस के लिए। तो फिर मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूँ LP2N, इस सरफेस के लिए मैंने फॉर्मूला यूज़ किया म्यू टू, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू टू, माइनस म्यू टू अपॉन माइनस सी आई वन ये वाला, ओके। इसी तरीके से प्लस म्यू वन अपॉन सी आई इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू या म्यू टू माइनस म्यू वन, एक ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। एज इफ़ द ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इन द रेयर मीडियम, तब ये बड़ा फॉर्मूला हमारा यहाँ पर एप्लीकेबल होने वाला है। ये हमने अब क्यों यूज़ किया, ये माइनस का साइन हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि इस जब ये ऑब्जेक्ट होगा तो ये क्या होगा, इसके लिए हमें लेफ़्ट साइड में जाना पड़ेगा, तो साइन कन्वेंशन को हमने यहाँ पे प्रॉपर यूज़ किया है। तो ये दोनों फॉर्मूलेज इनको जब हम कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद हमारे पास आता है म्यू वन अपॉन सी ओ प्लस म्यू वन अपॉन सी आई इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू। ओके, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं हम। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वी क्या है, इमेज डिस्टेंस है। फाइनल इमेज यहाँ आई पर बन रही है। फाइनल इमेज ये आई डैश जो है वो इस सरफेस की इमेज थी, फाइनल इमेज आई पे बन रही है, यानी इस दोनों सरफेस को कंबाइन करने के बाद इमेज यहाँ आई पर बनने वाली है। ओके, प्रॉपर साइन कन्वेंशन फिर हमने यूज़ किया तो हमारे पास वैल्यू आई वन अपॉन माइनस यू वन प्लस वन अपॉन वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन। ओके, तो जो हमारे पास फाइनल वैल्यूज़ की आई है वो आई है वन अपॉन माइनस म्यू यू प्लस वन अपॉन वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ओके, थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं, म्यू टू अपॉन म्यू वन की जगह म्यू यूज़ कर सकते हैं, तो जो फाइनल वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी वन अपॉन माइनस यू प्लस वन अपॉन वी इक्वल टू म्यू माइनस वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ओके, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, कंडीशन हम रखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे हो और तो उसकी जो इमेज है वो कहाँ पे बनती है, फोकस पे बनती है। तो इसको जब हम यूज़ करते हैं तो फॉर्मूला आता है वन अपॉन एफ, इसकी जगह रखेंगे इनफाइनाइट तो ये जीरो हो गया, ये वन अपॉन वी की जगह क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, तो ये वन अपॉन एफ हो गया। दिस इज इक्वल टू म्यू माइनस वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ये जो है ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला कहलाता है। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करते हैं तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन यू माइनस प्लस वन अपॉन वी इक्वल टू वन अपॉन एफ। तो इस फॉर्मूले को हम और इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी वो ये है कि साइन कन्वेक्शन का प्रॉपर हमें ध्यान रखना है, नहीं तो न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ सकती है। आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस एट विच इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड द इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। देखिए अगर इस पॉइंट के ऊपर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी जो इमेज है वो कहाँ बनने वाली है, इन्फिनिटी पे बनने वाली है। जैसे हमने क्या लिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, इस पॉइंट पे इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। उसी तरीके से जब मैं बात करता हूँ बाई कनकेव की, तो उसमें क्या किया मैंने, कि इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है, अपने इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज बन रही है यहाँ इस पॉइंट के ऊपर। इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। दोबारा फिर से देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऐसा पॉइंट जिस पे ऑब्जेक्ट रखने पे इमेज कहाँ बनती है, इनफाइनाइट पे बनती है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसकी तरह कि ये इस पॉइंट के ऊपर इमेज यहाँ पे क्या है,
इनफाइनाइट से रेज आ रही है, और इस पर्टिकुलर बाई कॉन्केव लेंस की बात कर रहा हूँ, इसके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, ये होगा जहाँ पे इनफाइनाइट से आती हुई इमेज अपने को मिलती हुई दिखती है। और इसके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होगा, जहाँ से ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज इनफाइनाइट पे बनती है। सेकंड प्रिंसिपल फोकस, इनफाइनाइट से इमेज आ रही है, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा और उसकी इमेज कहाँ बन रही है, जिस पॉइंट पे बन रही है, वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस होगा इस पर्टिकुलर केस में। जब हम बात करेंगे इस लेंस की, तो इस लेंस में हम सेकंड प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे किसको, जहाँ से जो है वो हमें मिलती हुई, ऐसे मान लीजिए क्या है, इनफाइनाइट से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है तो इसका यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनने वाला है, यहाँ पर भी इसका क्या बनने वाला है, वर्चुअल इमेज बनने वाला है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता है वो पॉइंट जहाँ पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज इनफाइनाइट पे बनती है। सेकंड प्रिंसिपल वो होता है कि इनफाइनाइट से आती हुई जो रेज है वो उस पॉइंट के ऊपर क्या करती है, इमेज बनाती है, उसको हम बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। थिन लेंस फॉर्मूले की हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट डेरिवेशन इसका आ जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक लेंस ड्रॉ करता हूँ, प्रिंसिपल एक्स मैंने बनाया, F1 और F2 बनाया, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन करूँगा। मैंने एक AB ऑब्जेक्ट लिया है, इसकी इमेज बन रही है A', B'। ये ऑब्जेक्ट मैंने लिया था F4 और 2F के बीच में, और मुझे पता है कि इसकी इमेज जो बनने वाली है वो क्या है, 2F के उस दूसरी तरफ बढ़ने वाली है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होगी, इमेज डिस्टेंस v होगी, और C से F2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी फोकल लेंथ होगी। C से 2F की बीच डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। अब हमने देखिए क्या किया है, एक बार फिर से देखिए हम कौन कौन से ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, ABC एंड A', B', C, ये दोनों के दोनों जो ट्राइंगल है वो क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। तो सिमिलर ट्राइंगल है तो इनकी जो साइड है उसका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो मैंने लिखा A', अपॉन AB इक्वल टू C B' अपॉन CB। उसी तरीके से ये जो दो ट्राइंगल है MCF2 एंड A', B', F2, ये भी क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। तब ये सिमिलर ट्राइंगल है तो इनके भी क्या होने चाहिए, साइड के रेशियो इक्वल होने चाहिए। तो मैंने फिर लिखा A', B' अपॉन MC इक्वल टू B', F2 अपॉन CF2। ओके, अब देखिए क्या हुआ कि A', B' अपॉन AB, अब MC एंड AB आर इक्वल, MC और AB क्या है, इक्वल है। तो MC की जगह मैंने क्या लिख सकता हूँ, AB लिख सकता हूँ। तो इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ A', अपॉन AB इक्वल टू B', F2 अपॉन CF2, ये मैंने यहाँ पर लिख सकता हूँ। उसके बाद में क्या होता है, CB' कौन सा है, ये है CB' अपॉन CB अपॉन CB की जगह मैंने लिखा B', F2 अपॉन CF2। यह मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं पहले भी लिख चुका हूँ A', अपॉन AB किसके इक्वल होता है, CB' अपॉन CB के। तो CB' अपॉन CB को मैं इसके इक्वल लिख सकता हूँ। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं अपने, B', F2 को क्या लिखा जा सकता है, B', F2 कौन सा है, ये है, इसको लिखा जा सकता है CB' माइनस CF2। मैंने वही लिखा CB' माइनस CF2। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने लिखा CB' अपॉन CB इक्वल टू CB' माइनस CF2 अपॉन CF2। अब कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं, तो CB क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसके लिए -u लिखेंगे हम। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो मैंने -u यूज़ किया। CB' इमेज डिस्टेंस है यानी v, तो इसको मैंने +v यूज़ किया। और CF2 ये क्या है, इसका प्रिंसिपल फोकस है, राइट साइड में है, तो मुझे +f इसके लिए यूज़ करना पड़ेगा। तो ये साइन कन्वेंशन प्रॉपर मैं यूज़ करता हूँ, और यूज़ करने के बाद में जब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसको हम बोलते हैं थिन लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हम पहले भी ड्राइव करके आए हैं, इसको बोलते हैं थिन लेंस फॉर्मूला। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं हमें ये ध्यान में रखना है कि प्रॉपर साइन कन्वेंशन को हमने यूज़ करना है। आगे की ओर बढ़ते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है कि इट इज़ सिंपली द रेशियो ऑफ इमेज टू द ऑब्जेक्ट। Linear magnification produced by a lens is defined as the ratio of the size of the image to the size of the object, m equal to I upon O, I for image, O for object.
इमेज का साइज़ और ऑब्जेक्ट के साइज़ का जो रेशियो होता है उसको हम लीनियर मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। अभी हम पीछे करके आए हैं ये वाला ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू सी बी डैश अपॉन सी बी, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने किया था ए डैश बी डैश अपॉन इस थिन लेंस फॉर्मूले के डेरिवेशन में जो किया था उसी को हम यूज़ करते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन के लिए। तो वी कैन राइट ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू सी बी डैश अपॉन सी बी। फिर वही साइन कन्वेंशन को यूज़ किया हमने, ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी डैश की जगह प्लस आई, इमेज की लेंथ है, ए बी क्या है ऑब्जेक्ट की लेंथ है, सी बी डैश हमने क्या लिया था इमेज की डिस्टेंस, सी बी क्या लिया था हमने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से। इनको जब मैं यूज़ करता हूँ तो मेरे पास आता है आई अपॉन माइनस ओ इक्वल टू वी अपॉन माइनस यू। आई कैन राइट हेयर सिंपली एम इक्वल टू आई अपॉन वी आई अपॉन ओ, तो इसको मैंने लिखा वी अपॉन यू। तो ये मेरा क्या है लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है वी अपॉन यू। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखा जा सकता है, थिन लेंस फॉर्मूला हमने यूज़ करते हैं तो वी और एफ के टर्म में हम इसको लिखते हैं तो क्या होता है एम इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ, यानी हमने जो फॉर्मूला लिया था कौन सा वन अपॉन यू इक्वल टू सॉरी वन अपॉन यू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ। यहाँ से u की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ रखूँगा तो ये फॉर्मूला आएगा v और f के टर्म में। इसी तरीके से u और f के टर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं m इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू की फॉर्म में। तो ये हमारा लीनियर मैग्नीफिकेशन है। इससे रिलेटेड भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कई बार पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, पावर ऑफ लेंस क्या होती है। पावर ऑफ लेंस इज इट्स एबिलिटी टू बेंड a ray of light falling on it and is reciprocal of its focal length. When f is in meter, power is measured in diopter, यानी फोकल लेंथ जो है उसके रेसिप्रोकल यानी वन अपॉन एफ को हम बोलते हैं पावर लेंस। जिस लेंस की फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा कम होगी उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, दैट इज़ पावर ऑफ लेंस। और इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डायप्टर, यानी पावर ऑफ लेंस जो है उसको डायप्टर में हम मेज़र करते हैं। थैंक यू। ये आप लोग इसको पढ़ेंगे और अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है वो आपके रेफरेंस जो भी उसमें दिए हुए हैं उनको आप करके देखेंगे। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम के लिए आप कांटेक्ट कीजिए मुझसे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।